हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं मिस्टर सर का ये शानदार यूट्यूब चैनल। आज हम वापस आ गए हैं एक और प्रीपोजिशन की नई वीडियो के साथ, जिसमें हम प्रीपोजिशन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनके कुछ बेसिक यूसेस वगैरह भी देखेंगे, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली जो आपके पास होना चाहिए वो सभी के सभी क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो वर्थ इट है, देन डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। लेट्स एक्चुअली बिगिन। चलिए, तो आज की ये जो वीडियो है, इसमें हम लोग ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम लोग एट द बिगिनिंग एंड इन द बिगिनिंग से शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमने एट और इन के बारे में क्या पढ़ा था। जब भी हम टाइम के विथ रेफरेंस टू टाइम डिस्कस कर रहे होते हैं तो एट जो होता है वो आपको एग्जैक्ट पॉइंट को डिनोट करता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। दिस डिनोट्स एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। वेयर एज इन जो होता है वो हमारा एक फेज को डिस्कस कर रहा होता है। अगर मैं बोलूं कि इन द बिगिनिंग, तो इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में जो फेज है, यानी शुरू के, मान लीजिए अगर मूवी का अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर मैं बोलूं कि इन द बिगिनिंग the movie was boring. The movie was boring. तो कहने का मतलब है कि इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, यानी अगर मान लीजिए आप अगर पिक्चर 1.5 घंटे की है या फिर 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे की भी है, तो शुरुआत का जो आधा घंटा का जो फेज होता है उसे हम कह सकते हैं कि इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआती स्टेजेस में द मूवी वॉज बोरिंग। लेकिन एट जहां पे लग जाए एट द बिगिनिंग, तब हम एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे होते हैं। जैसे at the beginning of second half of the match, the score was 0-0। तो अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? जब हमारा सेकेंड हाफ शुरू हुआ, एग्जैक्टली उसी मोमेंट की बात की जा रही है। तो इन द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग, डिफरेंस यही है कि एट द बिगिनिंग आपको शुरुआत हुई उसी मोमेंट को दिखा रहा है, शुरू के 3-4 सेकंड, या फिर मतलब आप कह सकते हैं कि उसी क्षण को, उसी पल को दिखा रहा है। और इन द बिगिनिंग क्या है? ये एक फेज है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। सिमिलरली फिर आता है एट द एंड एंड इन द एंड। जैसे हमने एट द बिगिनिंग और इन द बिगिनिंग देखा, सिमिलरली एट द एंड एंड इन द एंड भी है, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द मैच, at the end of the match, the score was 3-2। यानी जब हमारा मैच खत्म हो गया, हमारा टाइम अप हो गया, तो उस मोमेंट की बात की जा रही है कि उस समय स्कोर क्या था? 3-2 था। मान लीजिए एक, आप इसको ऐसे कहिए कि यहां से अगर कोई रेस है वो शुरू हो रही है और ये सीधे मान लीजिए हमारे यहाँ पर हमारा फिनिश लाइन है, और यहाँ पे हमने एक रेड कलर का ऐसे रिबन लगा रखा है। तो रेड कलर का जब रिबन लगा रखा है तो उसकी बात अगर की जाए तो ऐसे अगर हम बोलें कि एट द एंड ऑफ द रेस लाइन देयर इज अ रेड रिबन। ये रेड रिबन कहाँ है? एट द एंड ऑफ द रेस, एग्जैक्टली जहां पर रेस खत्म हो रही है वहां की बात की जा रही है। लेकिन अगर मान लीजिए इतनी दूर की बात की जाए, ठीक है ना, या फिर आप मान लीजिए कि यहां से कोई रेसर शुरू हुआ और वो दौड़ते आया और ए यहां तक आया, ठीक है ना, और ए सबसे पहले आगे चल रहा था, लेकिन बी क्या हुआ? बाद में आगे निकल गया। तो हम बोलेंगे इन द एंड B overtook A। तो जब रेस के लास्ट क्षण कुछ पल बी रह चुके थे, तो उसी मोमेंट पर क्या किया? बी ने ए को ओवरटेक कर लिया। तो उसी चीज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एट द बिगिनिंग और एट द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, एट द एंड, इन द एंड, इसी चीज की बात की जा रही है। आगे है आपका इन टाइम, ऑन टाइम, इन गुड टाइम।
और इससे संबंधित मैं एक छोटा सा किस्सा आप सभी के साथ कहना चाहूँगा कि मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब मैं पटना में था और मेरे कुछ दोस्त थे, तो उन्होंने क्या किया कि मतलब दोस्त होते हैं तो वैसे ही टाइम कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता है। तो उस समय क्या हुआ कि मैं ट्रेन के लिए लेट हो रहा था और मुझे पता भी नहीं चल रहा था। लास्ट मोमेंट पे इतनी भागम भागी हुई कि किसी भी तरह करके मैंने उस ट्रेन को पकड़ लिया। अब मैं देखिए ये एग्जांपल आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसकी मतलब उसको बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर बताया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं अगर मान लीजिए इस ट्रेन को स्टेशन से निकलना था 12 PM पे, और मैं मान लीजिए अगर 12 PM पर ही पहुंचता हूं या फिर 12 PM पर ही ट्रेन में चढ़ता हूं, तो इस रेफरेंस में मैं कह सकता हूं कि अगर ट्रेन 12 बजे स्टेशन से निकल गई तो मैं बोलूंगा द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन ऑन टाइम। ऑन टाइम कहने का मतलब ये कि जब उसका टाइम है स्टेशन छोड़ने का, जो निर्धारित समय है, एग्जैक्टली उसी समय पर उसने स्टेशन को छोड़ दिया, तो हम यहाँ पे किस चीज का यूज करते हैं? ऑन टाइम का यूज करते हैं। अगर मैं उसी समय पे स्टेशन में पहुंचता तो मैं क्या बोलता कि आई रीच्ड द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। मतलब मैं रेलवे स्टेशन टाइम पर पहुंच गया और मुझे ट्रेन मिल गई किसी भी तरह। अब देखिए ट्रेन के निकलने का समय था 12 बजे, और इन केस सपोज कीजिए मैं वहां पे पहुंचता हूं 12:05। मोस्ट ऑब्वियस सी बात है, ट्रेन हमारी छूट गई होगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन स्टेशन से निकलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ट्रेन कभी अपने मेन स्टेशन पर ही लेट कर देती है। तो मान लीजिए अगर मैं 12:05 में पहुंचता हूं और मुझे ट्रेन मिल जाती है, तो उस केस को हम कैसे दिखाएंगे? आई रीच्ड द स्टेशन इन टाइम। आई रीच द स्टेशन इन टाइम। इन टाइम कहने का मतलब देखिए, ऑन टाइम ये इसका मतलब हो गया समय पर, इसका मतलब हो गया समय में। तो देखिए यहां पर जब मैं स्टेशन समय पर पहुंच रहा था तो मुझे ट्रेन मिल जाती। अब देखिए यहाँ पे मैं भले लेट हूं लेकिन फिर भी मुझे ट्रेन क्या हो गई? मिल गई। क्यों? क्योंकि ट्रेन अपने मेन स्टेशन से ही लेट से चली, लेकिन फिर भी मुझे ट्रेन मिल गई। तो मैं वहां पे क्या बोलूंगा? आई रीच द स्टेशन इन टाइम। और ये जो हम इन टाइम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका एग्जैक्ट मोमेंट की बात नहीं की जा रही है, ये उस फेज की बात की जा रही है। आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये टाइम को डिनोट कर ही नहीं रहा है, ये हमारे टाइम को डिनोट कर ही नहीं रहा है। ये किस चीज को डिनोट कर रहा है? रिलेटिव पोजीशन का किसका? रिलेटिव पोजीशन ऑफ मी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब ये डिपेंड करता है कि ट्रेन कब स्टेशन से चली। मान लीजिए हो सकता है कि वो अपने टाइम से 1 मिनट पहले भी स्टेशन से निकल गई हो, 1 मिनट पहले भी स्टेशन से निकल सकती है, और उससे पहले ही में मान लीजिए 11:58 में ही स्टेशन में पहुंच गया। यानी मैं ट्रेन पे चढ़ा और ट्रेन शुरू हो गई, तो आई रीच द स्टेशन इन टाइम। उसको इन टाइम से डिनोट करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेन के अब यहाँ पे हम ट्रेन किस समय पर स्टेशन से छोड़ रही है वो उससे हमको मतलब ही नहीं है, वो उसको साइड कर दीजिए। हमको इससे मतलब है कि ट्रेन जब भी खुले हम उस पर चढ़ पा रहे हैं कि नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो अगर ट्रेन पर अगर हम चढ़ गए, इररिस्पेक्टिव कि ट्रेन पहले स्टेशन से खुली या फिर लेट स्टेशन से खुली, तो उसको हम इन टाइम कहेंगे। और अगर ट्रेन मतलब एग्जैक्टली जैसे खुलना है, जैसे ही वो अपने स्टेशन से खुली और हम उस पर चढ़े, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑन टाइम बोलेंगे। और ये ऑन टाइम एक फिक्स टाइम से भी जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए इन गुड टाइम क्या होता है? इन गुड टाइम का मतलब भी होता है समय में, लेकिन यहां पर जो गैप होता है ये आपका कंसिडरेबल गैप होता है, और ये कंसिडरेबल गैप कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रेन हमारी 12 बजे खुल रही है और हम 11:50 AM पे पहुंचते हैं, यानी सुबह के 11:50 में अगर पहुंच जाते हैं, तो आई रीच्ड द स्टेशन इन गुड टाइम। यानी जो समय था ट्रेन का, मैं उससे बहुत पहले ही पहुंच गया। इतना पहले पहुंच गया कि अगर ट्रेन 5 मिनट पहले भी खुल जाती तो उससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला
नहीं था। तो यही आपका अंतर है इन टाइम, ऑन टाइम एंड इन गुड टाइम में। ऑन टाइम आपका घड़ी से रिलेटेड है कि घड़ी से रिलेटेड एकदम फिक्स है कि इतना बजे है तो इतना बजे है, तो उतना बजे अगर स्टेशन से ट्रेन खुलती है तो द ट्रेन वॉज ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब क्या है? इन टाइम में हम घड़ी को नहीं देखते हैं, वो डिपेंड करता है घड़ी ट्रेन और मेरे रिलेटिव पोजीशन पे। ट्रेन अगर लेट भी है और अगर मैं ट्रेन पकड़ लेता हूं तो आई रीच द स्टेशन, आई कॉट द ट्रेन ऑन टाइम। अगला है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड, देखिए बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ। बाय द साइड ऑफ, या कहने का मतलब ये होता है कि बगल में। बिसाइड का मतलब हो गया बगल में। एंड बिसाइड्स, यहां पे जो एक्स्ट्रा एस जुड़ जाता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू कहने का मतलब ये होता है कि मतलब इसके अलावा, और या फिर इसके अलावा, यानी कोई भी चीज हम और क्या करना चाहते हैं? ऐड ऑन करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मैं अगर क्लास में बैठा हूं और मेरे बगल में कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए मेरा मित्र श्याम मेरे बगल में बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगा? श्याम इज सिटिंग बिसाइड मी। बिसाइड मी, यानी श्याम कहां बैठा है? मेरे एग्जैक्टली बगल में बैठा है, तो उसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू। जैसे मान लीजिए गांव में आप भोज खाने गए, और भोज खाने गए तो वहां पर आपको क्या हुआ कि मतलब खाना पीना तो खूब बढ़िया से मिला, लेकिन उसके साथ मान लीजिए आपको मिठाई भी मिला, तो उसके साथ हम ऐड ऑन क्या करेंगे कि besides food, sweets were also available. Sweets were also available in the feast. यानी जो हम भोज खाने गए हैं उसमें भोजन के अलावा, अच्छे भोजन के अलावा मिठाइयाँ भी उपलब्ध थी। तो इस तरह से इन एडिशन टू की जगह आप एक बिसाइड्स का भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक एप्रोप्रिएट यूज है, और बिसाइड्स का यूज हम जनरली इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस ही करते हैं। तो ये रहा हमारा बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर। बिसाइड मतलब बगल में, और बिसाइड्स मतलब इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा और भी। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इन एंड विद इन। देखिए इन का हम विथ रेफरेंस टू टाइम, हमने इसका मतलब क्या होता है, यानी में हम लोगों ने देख लिया है। और में हमेशा किस चीज को दिखाता है? फेज ऑफ टाइम। फेज ऑफ टाइम। और फेज ऑफ टाइम कहने का मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं एंड में, तो एंड में कहने का मतलब यह है कि अंत में वो पहुंच रहा है। अब अंत के कुछ क्षण या फिर कुछ पल हो सकता है। इन द बिगिनिंग में कहूं यानी शुरू के कुछ क्षण कुछ पल हो सकता है, या फिर मैं बोलूं इन द मॉर्निंग, तो इन द मॉर्निंग कोई एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, वो एक फेज है। मतलब मान लीजिए सुबह जब आप उठते हैं तब से लेकर मान लीजिए 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक आपका क्या होता है? मॉर्निंग ही रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन द मॉर्निंग, यानी मॉर्निंग के हम पूरे फेज की बात कर रहे हैं। लेकिन विदिन का मतलब होता है कि अंदर, और इसमें हम लोग समय का ही बात कर रहे होते हैं। इनकी हम बात नहीं कर, हम प्लेस की अंदर की बात नहीं कर रहे हैं। ये विदिन है कि अंदर, यानी अगर मान लीजिए एक रेस हो रही है या फिर एक टेस्ट हो रहा है जिसमें आप कह सकते हैं कि 5 मिनट के अंदर, मान लीजिए 5 मिनट के अंदर आपको रेस को फिनिश करना है, और कोई व्यक्ति है वो 4:50 या फिर 4 मिनट में या फिर 4 मिनट 59 सेकेंड में भी अगर उसको करता है, तो उसको हम बोलेंगे ही completed the race. He completed the race within the allotted time. He completed the race within the allotted time, यानी जितना टाइम अलॉट किया गया था उसके अंदर ही रेस को क्या कर दी गई है? खत्म कर दी गई है। और इनका अगर यूज करना हो तो he studies in the morning. He studies in the मॉर्निंग। पूरा मॉर्निंग का फेज चल रहा है। मॉर्निंग में वो 4 से 6 पढ़ता है, 6 से 8 पढ़ता है, 8 से 10 पढ़ता है, या फिर 4 से 10 पढ़ता है। इससे वो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। पूरे के पूरे मॉर्निंग का जो फेज होता है उसकी बात की जा रही है। मतलब एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि ये पूरे, जहां इन का यूज हम पूरे के पूरे ड्यूरेशन के लिए यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना। लेकिन विद इन आपका क्या होता है, विद इन आप एक तरह से आप कह सकते हैं ना कि हमको एंड की चिंता होती है। एंड की चिंता इसलिए होती है कि हमारा जो फिनिश लाइन एक बन चुका है, हम कहीं उसके पार न चले जाए, हम उसके हमेशा पहले ही रहें, तो वहां पर हम लोग विद इन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर आता है यूज ऑफ डिफरेंस बिटवीन टिल एंड अनटिल, और दोनों ही का मतलब होता है, हम यूज करते हैं, दोनों ही का मतलब होता है जब तक। अब दोनों का मतलब जब तक होता है, लेकिन दो अलग अलग प्रीपोजिशंस हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ इनका अलग यूज होगा भी, और ये अलग यूज क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी हम टाइम को हम लोग दो तरीके से हमेशा बोल सकते हैं। एक फिक्स्ड टाइम होता है जैसे 8 बजे तक, 10 बजे तक, 8 AM, 10 PM, तो ये सब हमारे क्या है, ये हम घड़ी से देख के जो टाइम बताते हैं ये हमारा फिक्स्ड टाइम है। और अनटिल क्या है, अनटिल कोई फिक्स्ड टाइम नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं तब तक पढ़ूंगा जब तक मुझे नींद नहीं आ जाती, तो अब घड़ी से देखे तो नींद आती नहीं है, ये नींद नेचुरल है, इंसान को कभी भी नींद आ सकती है, तो जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ूंगा। तो इसको मैं देखिए कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि मैं 11 बजे तक पढ़ूंगा, तो आई विल स्टडी, और फिक्स टाइम के साथ हमेशा हम लोग टिल का यूज करते हैं। टिल इज ऑलवेज यूज विथ फिक्स्ड टाइम। तो आई विल स्टडी टिल 10 PM, यानी मैं 10 बजे तक पढ़ूंगा, और ये जो 10 बजे ये घड़ी से देख के एक फिक्स्ड टाइम है, और इसीलिए यहां पर टिल का यूज किया गया है। अगर अनटिल का हमें यूज करना हो तो वहां पर हम बोलेंगे कि आई विल स्टडी until I fall asleep, यानी जब तक मैं नींद में सो ना जाऊं तब तक मैं पढ़ाई करूंगा। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, आपको कभी भी नींद आ सकती है। हो सकता है हम पढ़ने गए तुरंत नींद आ गई, हो सकता है हम पढ़ते गए और हमें नींद ही नहीं आ रही। तो इस केस में क्या होता है कि आई फॉल एस्लीप, और जब भी मुझे नींद आई तो मैं सो गया। तो ये दिस इज नॉट अ फिक्स्ड टाइम, दिस इज नॉट अ फिक्स्ड टाइम। कि जैसे मान लीजिए कोई किसी को ऑर्डर देता है, या फिर मान लीजिए टीचर ही है, वो अपने स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि इतना टाइम तक तुमको अपने काम को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं फिक्स टाइम की बात करूं फिर से, तो मैं बोलूंगा कि कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क टिल मंडे। अब ये मंडे तक का टाइम दिया गया कि मंडे तक अपना काम क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो ये फिक्स्ड टाइम है। और इसी में बोलूंगा मैं कि डोंट कम अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क, डोंट कम अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क। अब देखिए दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। और क्या अंतर है कि जब मैंने यहाँ पे टिल मंडे कर दिया तो हमने एक टाइम बाउंडेशन दे दिया कि इतने टाइम के अंदर तुमको अपना होमवर्क कंप्लीट कर ही लेना है। लेकिन डोंट कम अंटिल यू फिनिश योर होमवर्क, अब ये करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी या फिर कितना लेट से इस काम को करता है। तो ये कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम या फिर फिक्स्ड टाइम नहीं है। तो इसीलिए टिल हमेशा फिक्स्ड टाइम के साथ यूज होगा, अंटिल नॉट फिक्स्ड टाइम, लेकिन दोनों का मतलब सेम होता है, जो कि है जब तक तुम्हारा काम पूरा हो जाए तब तक वापस मत आना। अब देखिए देयर आर सम verbs that are never followed by any preposition in active voice like attack, order, resemble, request, join, enter। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि आर फोर्सेस अटैक्ड, जैसे होता है ना कि कभी कभी मैं बोलूं कि हमारी जो फोर्सेस है उसने अटैक किया दुश्मन की क्षेत्र में, तो आर फोर्सेस अटैक्ड इन एनिमी टेरिटरी में सही कर देता हूं, सॉरी, टेरिटरी। तो देखिए हमारे यहाँ पे इन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अटैक मतलब होता है कि मतलब हमला करना, और जब भी हमला किया जाता है तो कहीं ना कहीं हम लोग हमला करते ही हैं, या फिर जो भी हमला करे। जैसे यहाँ पे आवर फोर्सेस अटैक्ड एनिमी टेरिटरी, तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है।
आई ऑर्डर टू यू, आई ऑर्डर टू यू टू bring a glass of water, bring a glass of water. ऑर्डर टू यू नहीं होता है ऑर्डर यू, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ, तो यहाँ पे टू की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट ये जितने भी आपको वर्ड दिख रहे हैं इन सभी के पास, जैसे हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं और एप्लीकेशन में जो हमारा जो एंड पैराग्राफ होता है, सो आई रिक्वेस्ट टू यू, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो गलती करते हैं, क्या करते हैं, सो आई रिक्वेस्ट टू यू, आई रिक्वेस्ट टू यू, नहीं, यहाँ पे आई रिक्वेस्ट लग गया, रिक्वेस्ट के बाद हमको किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है, तो हम वहां पे हमारा सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, सो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव, ग्रांट मी लीव फॉर सो एंड सो डेज। इस तरह से हमारा एप्लीकेशन में लाइन होता है। तो अगर कहीं आपको रिक्वेस्ट के बाद किसी भी तरह का प्रीपोजिशन दिखे तो उसको कैंसिल आउट कर देना है। इनके ये अकेला आना पसंद करते हैं, इनके साथ किसी भी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। वर्ड्स कौन कौन से हैं एक बार फिर से ध्यान दीजिए, अटैक, रिजेंबल, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ज्वाइन, इंटर। क्योंकि देखिए इंटर भी है, ठीक है ना, तो इंटर का मतलब ही होता है गो इनटू, यानी के अंदर जाना। तो जब इसके मतलब ही के अंदर जाना हो गया तो इसके साथ इंटर इनटू लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ही इंटर्ड द क्लासरूम, बजाय इसके कि ही इंटर्ड इनटू द क्लासरूम, वो गलत हो जाएगा। ही इंटर्ड द क्लासरूम एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इंटर का मतलब ही गो इनटू होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, देयर आर सर्टेन वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये जो वर्ब्स ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको यहाँ पे स्पेशली मेंशन किए गए हैं, इनके साथ हमें टू का यूज नहीं करना होता है। जैसे एक है हमारा से, तो से के साथ जनरली हम टू का यूज कर सकते हैं। जैसे ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई विल नॉट कम टुडे, कि उसने मुझसे कहा कि मैं आज नहीं आऊंगा। लेकिन इसी का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस कहने का मतलब यह है कि ही टेल्स, अब देखिए यहां पे टू मी का इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपके कुछ कुछ ये आप कह सकते हैं ना, ये स्पेशल वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। कौन कौन से हैं? ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है। ऑर्डर रिक्वेस्ट तो हमने पिछले वाले में भी देखा था कि उनके साथ किसी भी तरह का प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। कमांड, टेल, एडवाइस, बेग, आस्क, इनकरेज। आपको मैं एग्जांपल के थ्रू से, ही टेल्स मी ही विल नॉट कम टुडे, ही टेल्स मी ही विल नॉट कम टुडे। तो देखिए टेल्स है, किसी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। उसी तरह he asked me if I was busy today, if I not was, if I am busy today। तो जैसे ही asked आया, वहां पर टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो पूछेगा तो किसी न किसी से जरूर पूछेगा। अगर वहां पे मैं हूं तो मुझसे पूछेगा, अगर आप लोग हैं तो आपसे पूछेगा। उसको जिससे पूछने के लिए कोई ना कोई आदमी चाहिए, तो जो भी वहां पे मौजूद होगा उसी से पूछ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह जब एडवाइस होती है तो आई एडवाइस टू यू कहने के बजाय आई एडवाइस यू, क्योंकि अगर हम सलाह देते हैं तो किसी न किसी को सलाह जरूर देंगे। तो जो भी व्यक्ति हमारे सामने है तो उसको हम सलाह देंगे, तो इसीलिए वहां पे टू लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली होगा ही एडवाइज्ड हर not to stay awake late night, यानी रात में देर तक जगने से उसने मना कर दिया। तो यहां पे आप कह सकते हैं कि एडवाइस लग गया, तो एडवाइस अब सलाह देगा तो किसी न किसी को देगा, इसलिए यहां पे टू का भी यूज हमें नहीं करना है। चलिए डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड ऑफ, देखिए दोनों इसका मतलब होता है का, मतलब ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिलेशनल प्रीपोजिशन है। रिलेशनल प्रीपोजिशन यानी क्या बताता है? रिलेशन बताता है दो ऑब्जेक्ट्स के
बीच में। जैसे मैं बोलूं कि ये कलम मेरी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि दिस इज माई पेन बोलूंगा, या फिर अगर मैं बोलूँ ये किसी और की ही कलम है, या फिर जो कमरा है या फिर ये जो घर है वो किसी और का है तो मैं बोलूंगा दिस लैंड बिलोंग्स टू, मैं बोलूंगा सिंपली एक जो हम हमेशा यूज करते हैं, बिलोंग्स टू हिम, या फिर दिस लैंड इज ऑफ हिम, यानी ये किसका है, उसका है। उसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूं तो दिस बिल्डिंग इज इन द नेम ऑफ करण, करण के नाम पर है। तो यहां पे ऑफ, ये ऑफ क्या है, ये इस बिल्डिंग का जो नाम है इसका रिलेशन बता रहा है, इसका जो ऑनर है उसके साथ। लेकिन ये जो ऑफ है, इस ऑफ का मतलब होता है दूर जाना, इस ऑफ का मतलब हो जाएगा दूर जाना, दूर हटना, वहां से हटना। जैसे ही जंप्ड ऑफ द वॉल, यानी वह दीवार पर से कूद गया। तो ये जो ऑफ है ये क्या दिखा रहा है, बिछड़न दिखा रहा है, दीवार से दूर जाने का जो प्रोसेस है उसको शो कर रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑफ का यूज कर रहे हैं। तो ये वाला ऑफ रिलेशनल है, और ये ऑफ का मतलब क्या होता है, वहां से दूर जाना। अब देखिए यहाँ पे अमंग और अमंगस्ट, अमंग का यूज हमने पिछले वीडियो में देखा था, और अमंग का यूज होता है कि जब भी हमें किसी चीज को लोगों में बांटना हो और लोगों की संख्या 2 से ज्यादा हो। जैसे द मदर distributed the sweets among her 3 children, यानी 3 लोगों में बांटने की जब भी बात आई थी तो वहां पे हम लोगों ने किस चीज का यूज कर लिया था, अमंग का यूज कर लिया था। लेकिन कहीं कहीं के केस में क्या होता है, देखिए अमंग और अमंगस्ट दोनों के यूजेस एकदम सेम होते हैं कि जब 2 से ज्यादा किसी भी चीज को बांटने का काम हो तो आप अमंगस्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन अमंगस्ट का यूज स्पेशली हम तब करते हैं जब आने वाला जो वर्ड होता है वो क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। यानी आने वाला जो वर्ड स्टार्ट, जैसे अमंग के बाद यहाँ पे एच से स्टार्ट है तो ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के लिए हम अमंग का यूज करते हैं। लेकिन अगर यही एक वॉवेल लेटर रहता है, जैसे द मैनेजर नहीं कीजिए, ऐसे कीजिए, आवर मैनेजर distributed gifts amongst us। आपको याद रखना है ST जहां पे लग गया हमेशा वॉवेल लेटर के साथ, ये आपका वॉवेल लेटर के साथ, यानी इसके बाद आने वाला लेटर अगर वॉवेल है तो वहां पे आप अमंग का यूज ना करके अमंगस्ट का करेंगे। और अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ आपको अमंग का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ। और देखिए मैंने यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये जानबूझकर लगाई है, और ये क्यों लगाई है इसके मैं पर्पस बताता हूं। देखिए जैसे यहाँ पे एक आप शॉप देख रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए यहाँ पे हमारा एक शॉप है, शॉप का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, और ये एक रेड कलर की बिल्डिंग है। तो अगर इसके रेफरेंस में मुझे बताना होगा तो मैं ये बोलूंगा कि देयर इज अ शॉप opposite to रेड बिल्डिंग, यानी ये जो हमारा रोड आ रहा है, रोड के एक साइड ये रेड बिल्डिंग है और रोड के दूसरे साइड क्या है, ये शॉप है, एकदम अपोजिट में है। तो इसी तरह से इसीलिए हम यहाँ पर अपोजिट का यूज करते हैं। लेकिन मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है इसके सामने यहाँ पर अगर एक कार खड़ी होती, यहाँ पर अगर एक कार खड़ी होती तो उसके लिए हम यूज करते कि देयर इज अ कार
in front of the red building, in front of the red building। अंतर समझने का कोशिश कीजिए। ये रोड है, रोड के एक तरफ ये रेड बिल्डिंग है, दूसरी तरफ शॉप है, यानी दोनों क्या है, रोड के अपोजिट साइड्स पे है। और अपोजिट साइड्स की बात आई थी, इसलिए हम यहाँ पे अपोजिट का यूज कर रहे थे कि देयर इज अ शॉप अपोजिट टू द रेड बिल्डिंग। लेकिन ये जो कार है ये एकदम घर के बगल में ही है, सामने लगी हुई है। तो यहाँ पर हम किस चीज का यूज करेंगे कि देयर इज अ कार इन फ्रंट ऑफ द रेड बिल्डिंग। तो अपोजिट का मतलब होता है कि विपरीत दिशा में, और इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है कि सामने। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई हो, क्लियर हो गई हो। हमारा आज का सफर यहीं तक रहेगा, और मुझे जहां तक लगता है कि हमने प्रीपोजिशंस के जितने भी बेसिक प्रीपोजिशंस थे उनके यूजेस विद सूटेबल एग्जांपल्स कवर कर लिए हैं। अब इसके बाद हमारे प्रीपोजिशन में एक एक्सरसाइज वीडियो आएगा जिसमें कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहेंगे और कुछ एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।